हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे BHU BCom एंट्रेंस 2009 का पेपर का पार्ट 3। और पार्ट 3 में हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखेंगे। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। हम लोग अर्थशास्त्र अभाव का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? मार्शल ने, रॉबिन्स ने, केन्स ने, हिक्स ने। तो अर्थशास्त्र अभाव का विज्ञान है, यह जो डिफिनेशन दिए थे उनका नाम था रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एकदम मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। कई बार आते हैं कैसे, वेल्थ ऑफ द नेशन के नाम से, केवल बस इतना ही पूछ दिया जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, कई बार पूरे बुक का नाम आता है, जैसे एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम मार्क करके रख लीजिए, कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63। किसी वस्तु की मांग हमेशा उस वस्तु के इस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन लागत, कीमत, मूल्य, किस्म। तो पहले ये बताइए, आप लोग को मांग का नियम जानते हैं? मांग का नियम क्या होता है कि किसी भी वस्तु के प्राइस और क्वांटिटी में मात्रा में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। मतलब क्या है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसकी मांग क्या होगी, कम होगी, और अगर प्राइस घटेगा तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो यही पूछा गया है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑलवेज डिपेंड ऑन दिस ऑफ द कमोडिटी। मतलब डिमांड जो किस पर निर्भर करता है, तो प्राइस पर। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 64। भारत में मुद्रा प्रसार की दर क्या है? 3% से 4% के बीच, 5% से 6% के बीच, 6% से 7% के बीच, 7% से 8% के बीच। तो मुद्रा प्रसार की जो दर है वो 3% से 4% के बीच है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 65। भारत में वर्तमान बैंक दर क्या है? 5%, 6%, 7%, 8%। तो जो हमारे 2009 के पेपर में आया था उसके अकॉर्डिंग है हमारा वर्तमान बैंक की दर 6%। ऑप्शन नंबर 2। भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है, पिछड़ी है? तो ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, आप सभी को पता होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ब्याज दर नीति किसका हिस्सा है? राजस्व का, मौद्रिक का, व्यापार का, कि साख नीति का? तो हमें बताना है कि चारों नीति में से ब्याज दर जो है वो किसका हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है? मौद्रिक नीति का। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 68। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। कृषि, खनन, भारी उद्योग, परिवहन। तो किसकी की जा रही है? कृषि की। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 69। मुद्रा प्रसार होता है जब सकल पूर्ति। तो पहले आप लोग समझिए मुद्रा प्रसार क्या होता है। मुद्रा प्रसार में क्या होता है, मार्केट में पैसे की मात्रा, मनी की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है और वस्तु का प्रोडक्शन कम होता है। अर्थात मार्केट में वस्तुएं तो कम होती है, किसके मुकाबले? मुद्रा की पूर्ति के मुकाबले। मुद्रा बहुत ज़्यादा मार्केट में होता है, लेकिन गुड्स के जो सप्लाई होती है वो थोड़ी कम होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा प्रसार। तो आइए क्या लिखता है, मुद्रा प्रसार होता है जब सकल पूर्ति, ऑप्शन नंबर 1, सकल मांग से अधिक होती है, सकल मांग से कम होती है, सकल मांग के बराबर होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सकल मांग से कम होती है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70। 10वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक अवधि क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2002 से लेके 2007 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का लगभग कितना अंशदान है? तो 1/5 अंशदान है। ठीक है, भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का जो योगदान है वो लगभग 1/5 हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना गया है? विद्युत को, परमाणु शक्ति को, कोयला को, तेल तथा गैस को? तो किसको माना गया है बताइए ज़रा? ऑप्शन नंबर 3, कोयला को माना गया है। तो 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। विश्व में वर्तमान में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आप सभी को पता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन है? चीन है। और हम लोग कितने नंबर पे आते हैं? अर्थात भारत दूसरे नंबर पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 74, चलिए रीड करते हैं 74। प्रतिभूतियों के सूचीयन हेतु किसे आवेदन किया जाता है? तो प्रतिभूति से रिलेटेड कुछ भी अगर होता है तो हम लोग कहाँ पे आवेदन करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 75, किसी समय विशेष पर निम्नांकित में से किसकी पूर्ति अधिक बेलोजदार होती है? सेब की, चॉकलेट की, सिगरेट की, दुर्लभ चित्रकारी की। तो किसकी होती है? दुर्लभ चित्रकारी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे हम लोग। मनी शब्द इस भाषा से लिया गया है। तो आइए समझते हैं हम लोग थोड़ा सा मनी के बारे में समझेंगे। अंग्रेजी भाषा का जो शब्द मनी है वो लैटिन भाषा के शब्द मोनेटो से लिया गया है। मोनेटो रोम की देवी जूनो का ही दूसरा नाम है। तो बताइए किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 लैटिन। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो पहले तो ये समझिए कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य केवल 2 ही होते हैं। क्या क्या होते हैं पता है आपको? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होते हैं वो 2 होते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो यहाँ पूछा गया प्राथमिक कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, दूसरा है विलंबित भुगतान का मापदंड, तीसरा है मूल्य का इकाई और फोर्थ है कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बताइए? सेकेंड ऑप्शन विलंबित भुगतान का मापदंड, क्योंकि मुद्रा के प्राथमिक कार्य में ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह नियम किसने दिया? तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह जो नियम दिया था उनका नाम था सर टॉमस ग्रेशम, अर्थात ग्रेशम ने दिया था। तो ये आप सभी को डिफिनेशन समझ में आया कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को कैसे चलन से बाहर करती है। आइए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 100 के नोट हैं। एक जो है थोड़े से हल्के से क्या है एकदम गंदा टाइप्स का हो गए हैं और एकदम मुड़ सुड़ गया है, और एक दूसरा नोट है जो एकदम बढ़िया एकदम कोरा नोट है। मतलब क्या उसमें कहीं से भी कुछ कटफट नहीं है, कहीं भी थोड़ा सा भी हल्का सा भी गंदा नहीं लगा है, एकदम साफ, एकदम जैसे लग रहा है कि एकदम अभी छप के आया, ऐसा नोट है। और आपको कहीं पे सामान लेना है और 90 रुपये का आप सामान लिए हैं, तो ईमानदारी से बताइए आप कौन सा नोट पहले देंगे उसको, दुकान वाले को? आप क्या समझेंगे? चलो यार ये थोड़ा सा पुराना नोट हो गया, मोड़ हो गया, पहले इसको चला दिया जाए। और आप क्या करेंगे? जो एकदम नया नोट लग रहा था उसको आप जेब में ही रखे रह जाएंगे। तो इसी तरीके से सब लोग यही सोचता है, और सभी लोग क्या होता है जो थोड़े से पुराने नोट होते हैं, थोड़े से देखने में गंदे टाइप्स के लगते हैं या मुड़ सुड़ गए रहते हैं, उसको चलाते हैं, और अच्छे अच्छे नोट क्या करते हैं? अपने जेब के पर्स के एक कोने में रख लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मार्केट में बुरी मुद्रा चलती रहती है, और जो अच्छी मुद्रा होती है, जो कोरा कोरा होता है एकदम नया नोट, वो क्या होती है धीरे धीरे चलन से बाहर हो जाती है, क्योंकि वो सबके पर्स के एक कोने में दबा रह जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार जैसे ही चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है कीमत स्तर में होगा समानुपातिक वृद्धि, स्थिर रहेगा, समानुपातिक कमी, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो क्या होगा बताइए? समानुपातिक वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 80, आय तथा व्यय, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन नंबर 80, आय तथा व्यय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एडम स्मिथ, पिगो, केन्स, फिशर। तो किसने प्रतिपादित किया था? केन्स ने, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 81, जब इसकी सकल पूर्ति की तुलना में सकल मांग बढ़ती है तब मुद्रा प्रसार फैलता है। ऑप्शन नंबर 1 वस्तुएं, ऑप्शन नंबर 2 वस्तुएं व सेवाएं, ऑप्शन नंबर 3 काला धन, ऑप्शन नंबर 4 मुद्रा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वस्तुएं व सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, यह वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है जमा स्वीकार करना, ऋण देना, साख सृजन, मुद्रा प्रकाशन। तो वाणिज्यिक बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? मुद्रा प्रकाशन, क्योंकि मुद्रा प्रकाशन जो नोट छापने का काम होता है वो वाणिज्यिक बैंक का नहीं होता, बल्कि किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, अर्थात केंद्रीय बैंक का। जो हमारे देश में केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 83, स्कंद विपणी एक बाजार है जो इसके क्रय विक्रय की सुविधा प्रदान करता है, अंशों का, स्कंदों का, बॉन्ड्स का, उपयुक्त सभी का। तो स्कंद विपणी स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? चाहे वो अंश हो, स्कंद हो, बॉन्ड्स हो, सबका क्रय विक्रय को सुविधा प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नांकित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है?
क्या बोला गया है, निम्नांकित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। पहला साख नियंत्रण, दूसरा पूर्ण रोजगार, तीसरा कीमत स्थिरता, फोर्थ आर्थिक समृद्धि। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ, आर्थिक समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 85, देश में आयातों को घटाने के लिए सामान्यतः यह पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, मूल्य नियंत्रण, व्यापार प्रतिबंध। तो कौन सा लाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2, आयात प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा जरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपना काम इस तिथि से प्रारंभ किया था। 22 जुलाई 1944, 1 मार्च 1947, 15 जून 1951, 10 अक्टूबर 1948। तो IMF ने जब काम शुरू किया उस समय कब से, 1 मार्च 1947 से, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। विश्व बैंक इस नाम से भी जाना जाता है, IMF, IBRD, IFC, IDA। तो क्या होगा, विश्व बैंक को हम लोग IBRD नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 88 कहाँ गया, या गया, चलिए देखिए। भारत में भारत सरकार के द्वारा 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस तिथि को किया गया। तो 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था, ऑप्शन नंबर 3। तो वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ वो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का हुआ, और दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1980 में हुआ था, और उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंकों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। भारत का केंद्रीय बैंक है, अभी हम ऊपर आपको बता ही रहे थे कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका क्या नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसी का काम होता है नोट छापने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th। क्वेश्चन नंबर 90, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली संस्था, एक निगमित संस्था, एक निजी क्षेत्र का बैंक, एक सहकारी संगठन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, एक निगमित संस्था। तो आइए आज का जो हम बताए थे कि पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक हम लोग का हो गया। तो अब आज की क्लास में स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख लेंगे। धन्यवाद।